अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई एपिसोड के साथ। हम नॉवल पढ़ रहे थे, माह मोहब्बत। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। हेडबी को सामी, मैं बता रही हूँ, अगर मेरी चाट की प्लेट तुमने वापस ना की तो मैं बाबा जान से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। हानम ने सोफे पर बैठते इर्तिसाम को धमकी में इस लहजे में कहा। इब्तिसाम जो अभी सोकर उठा था, हानम के हाथ में चाट की प्लेट देकर इससे मांगने की बजाय इसे प्लेट लेकर अपने कब्जे में कर ली थी और अब वो मजे से सोफे पर बैठा वो चाट से लुत्फानंदोज हो रहा था, जबकि हानम इसे घूर रही थी। भाभी, ऐसे तो ना देखें, मैं नहीं वापस करने वाला। आप जाकर किचन से और ले आए। इब्तिसाम हानम के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराहट को बमुश्किल लबों में दबा गया था। बस यही एक प्लेट थी, बाबा जान ने मंगवा कर दी थी, और अब और वो भी तुम खा रहे हो। हानम की मासूमियत से भरपूर शिकायती अंदाज पर इत्तेसाम का मुंह में जाता चम्मच वाला हाथ रुका था। इसने हानम को देखा। भाभी, आप एक कुछ और चम्मच ले आए, मेरे साथ बांट लें, क्योंकि चाट तो मैं आपको अकेले भी नहीं खाने दे सकता। इत्तेसाम के अंदाज पे हानम ने कड़वा घूंट भरा था और इसे घूरते हुए किचन से दूसरा चम्मच लाने चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो किचन से वापस आई और इत्तेसाम के साथ बैठकर खाने लगी। दोनों इस वक्त हॉल में मौजूद एलसीडी पर कार्टून्स देख रहे थे और साथ साथ तबसरा करते हुए चाट से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जब अक्सम की आवाज पर दोनों मतवज्जो हुए। क्या हो रहा है यहाँ? अक्सम अपने अंदाज में जलन की शिद्दत को ना चाहते हुए भी कम ना कर सका। अल्लाह अल्लाह खान, ठुरा दिया आपने तो। कुछ नहीं, मैं और सामी चाट खा रहे हैं और साथ कार्टून देख रहे हैं, आप भी आ जाएं। हानम इसे जवाब देकर दोबारा स्क्रीन पर चलते कार्टून्स की तरफ मुतवज्जो हो गई, जबकि इत्तिसाम अपने भाई के सुर्ख होते चेहरे को देखकर समझ गया था कि वहां से जाने में ही आफियत है। भाभी, मैं होमवर्क कर लूं, आप देखो कार्टून्स। वो जाने लगा जब हानम ने इसका हाथ पकड़ लिया और अक्सम जो दोनों को देख रहा था वो मुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। सामी, बैठो ना, बाद में कर लेना, वैसे भी इतना मजा आ रहा था। इर्तिसाम ने बेसाख्ता अक्सम की तरफ देखा जो हानम की हरकत पर लब भीज गया था। भाभी, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। इत्तेसाम ये बोलकर वहां से भागने वाले अंदाज में अपने कमरे में गया था। अक्सम खुद को कंपोज करते हुए इसके पास बैठा। हानम जो चाट का चम्मच मुंह की तरफ ले जा रही थी, अक्सम ने वही हाथ पकड़कर इसका चम्मच का रुख अपनी तरफ कर लिया और मजे से हानम के तासुरात देखने लगा जो इसकी हरकत पर अब घूर रही थी। खान, आप अपना चम्मच ले आए, मेरा चम्मच गंदा नहीं है, यही करें। क्यों? क्या मेरे साथ बांटने में मसला हो रहा है? अक्सम अपनी जलन को किसी सूरत छुपा नहीं सका। खान, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, और आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपने खानी है चाट तो ये लें, वैसे भी मेरा पेट भर गया है। हानम का नॉर्मल अंदाज अक्सम को मजीद गुस्सा दिला गया था। आप ये खा ले, मैं बेबी को देख लूं। इससे पहले हानम सोफे से उठती अक्सम ने इसका बाजू पकड़ लिया। आइंदा तुम छोटे खान के साथ ना ही ज्यादा खेलोगी और ना ही इसके साथ कुछ बांट कर खाओगी, और सिर्फ छोटे खान ही नहीं बल्कि किसी के साथ भी मुझे तुम ज्यादा बात करती नजर ना आओ, समझी तुम? अक्सम का आंच देता लहजा मुकाबिल की जान चला गया था। हानम के चेहरे पर नासमझी के तासुरात फामते हुए वो मजीद गोया हुआ। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा यूं हर किसी से ऐसे बात करना और चीजें शेयर करना। अक्सम ने बोलते हुए इसके चेहरे पर आए बालों को दाएं हाथ की उंगलियों के पोरों से हटाते हुए हल्की सी फूंक इसके चेहरे पर मारी थी। जज्बों के आसार में इस वक्त वो दोनों एक दूसरे को देखने में मसरूफ थे जब सुमामा के रोने की आवाज पर हानम हड़बड़ाते हुए पीछे हुई थी और अक्सम से नजरें चुराते हुए वो अपने कमरे की तरफ गई थी जहां असमामा अपनी नींद पूरी करके उठ गया था। अक्सम ने मुस्कुराकर इसकी पुश्त को देखा था। अगले दिन सब रात का खाना खा रहे थे जब अक्सम ने दिलावर खान समेत सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। बाबा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अक्सम के चेहरे से ज्यादा इस वक्त इस लहजे में मौजूदगी संजीदगी पर सब बेसाख्ता इसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। क्या हुआ बड़े खान, सब ठीक है ना? अक्सम ने सब घर वालों को पर एक नजर डाली और गहरी सांस फिजा में खारिज की और दिलावर खान से मुखातिब हुआ था। बाबा जान, आप जानते तो हैं डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब ही नहीं, मेरा जुनून भी है। और बड़े खान, बगैर किसी तमहीद के बात करो। दिलावर खान ने अक्सम को दरमियान में ही टोक कर कहा था। अक्सम ने अपने खुश्क लबों को तर किया था। बाबा जान, मुझे कनाडा यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ऑफर हुई है और मैं इस ऑफर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। वहां जाकर ये सब करना चाहता हूँ।
कागजी कार्रवाई सारी मुकम्मल हो चुकी है। परसों दोपहर 3 बजे की फ्लाइट है। मुझे बस आपकी इजाजत दरकार है। अक्सम नजरें झुकाए अपना मुद्दा बयान कर चुका था, जबकि सब खाने से हाथ रोके अक्सम को देख रहे थे। बड़े खान, तुम हम सबको छोड़कर जाना चाहते हो? युसरा बेगम की लड़सती आवाज ने इससे सर उठाने पर मजबूर किया था। वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठा और युसरा बेगम के कदमों में घुटनों के बल नीचे बैठा था। अम्मा जान, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, बस अपना करियर बनाना चाहता हूँ। प्लीज इस तरह जज्बाती होकर आप मुझे कमजोर मत करें। अक्सम के लफ्जों में इल्तिजा थी। कितना अरसा हमें तुमसे दूर रहना होगा? दिलावर खान ने मुस्कुराकर अक्सम के चेहरे की तरफ देखा था। चंद सालों की बात है बाबा जान, फिर वापस मुझे यहीं आना है। अक्सम इनके लफ्जों में मौजूद इजाजत को महसूस करते हुए मुतमईन हो गया था। वो जानता था दिलावर खान इसके किसी फैसले पर एतराज नहीं करेंगे। ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। दिलावर खान ने यह बोलकर अक्सम की पेशानी पर बोसा दिया था, जबकि युसरा बेगम वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। हानम नम आंखों से अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि इत्तिसाम सर झुकाए वहां ही कश्मकश में खड़ा, शायद नहीं यकीनन रो रहा था। अक्सम इसके करीब आया और दोनों हाथ से इसका चेहरा ऊपर किया। सफेद गालों पर आंसुओं ने लकीरें खींची हुई थी। अक्सम ने बेसहारा इसे खुद में भींचा था। भाई नहीं जाए ना, मैं यहाँ तन्हा हो जाऊंगा। इत्तिसाम अपने दोनों हाथ इससे इसार बांधते हुए नम लहजे में इल्तिजा कर रहा था। छोटे खान, तुम तो बहुत बहादुर हो यार। तुम इस तरह रोगे तो बाकी घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो तुम्हारे भरोसे यहाँ से जा रहा हूँ कि मेरा शेर सब संभाल लेगा। इसके आंसू साफ करते हुए अक्सम ने इसके बालों पर बोसा दिया था, जो अब जवाब में इत्तिसाम ने खामोशी से अपना सर इस बात में हिलाया था। सिवाय अक्सम की बात मानने के वो कुछ नहीं कर सकता था। अक्सम ने गहरी सांस फिजा का हिस्सा बनाते हुए अपनी माँ और बीवी के कमरे की तरफ देखा। यकीनन दोनों को राजी करना मुश्किल था। वो किसी जज्बाती दबाव के जरिए असर अपना फैसला बदलना नहीं चाहता था। पढ़ाई से ज्यादा शायद वो अपने बेलगाम होते जज्बात से डर गया था, जो इसे हर वक्त हानम के सामने शर्मिंदगी से दो चार कर देते थे। वो हानम को इस रिश्ते को समझने और सोचने के लिए वक्त देना चाहता था। उसामा के खिलाफ समझाने पर भी वो नहीं माना। इसीलिए उसामा भी अपने पेरेंट्स से बात करके इसके साथ ही कनाडा जा रहा था। आने वाला वक्त कैसा होगा इसका अंदाजा करना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं होता, और गुजरे कल के और आग को पलटना आला दर्जे की हकामत में शामिल होता। जो वक्त मैसर है इसे अक्लमंदी से खूबसूरत बनाना चाहिए। खुदा की मसलत का राज कोई नहीं जान सकता, इसलिए जो मैसर है इससे फ़ायदा उठाओ। जो हो चुका इसे भूल जाओ, और जो होने वाला है इसके बारे में गुमान मत पालो। बेशक वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाता है। अक्सम नहीं जानता था कि दिलावर खान ने युसरा को कैसे मनाया, इन्हें क्या तसल्ली दी। वो जानता तो बस इतना था कि अब इसकी माँ को कोई एतराज नहीं है। वो और हानम इस दिन से अक्सा के कमरे में इस मामा को लेकर सो जाती थी। इसकी नाराजगी का वाज़ेह इजहार भी अक्सम के दिल को पिघलाने में नाकाम साबित हुआ था। लेकिन आज इसकी फ्लाइट थी। वो अपनी पैकिंग में मसरूफ था। जब हानम कमरे में दाखिल हुई, अक्सम ने एक नज़र देखा और दोबारा पैकिंग में मसरूफ हो गया। खान, आप प्लीज़ मत जाए ना। मैं कोई जिद नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाएं। मैं आपसे बेबी भी नहीं मांगूंगी, प्लीज मत जाएं। हानम रोते हुए इसके सामने आई थी, जो इसे इग्नोर किए अपनी पैकिंग में मसरूफ था। वो इसके आंसुओं से पिघलना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अगर रुक जाता तो यकीनन वो अपने जज्बात से बेबस होकर इसकी मासूमियत को खत्म कर देता। हानम, मुझे पैकिंग करनी है, प्लीज जाओ यहाँ से। अक्सम ने इसे देखे बगैर कहा। नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप गए तो मैं सामी से बात भी करूंगी और इसके साथ खाना भी खाऊंगी, और इसको अपना पक्का वाला दोस्त भी बना लूंगी। अक्सम के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी, इसकी धमकियों की वजह से, जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया था। मेरा जाना जरूरी है हानम, अक्सम ने इसे शानों से पकड़कर नरमी से कहा था। मैं अपने अब्बा के पास वापस चली जाऊंगी। हानम मुंह बसोर कर बोली तो अक्सम की पेशानी पर लातादार चिकने नमदार हुई। बस करो, और अंदर फजूल किस्म की बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्सम ने इसे घूरते हुए कहा, जबकि मुकाबिल के रोने में शिद्दत आ गई थी। आपसे बुरा कोई नहीं भी है भी नहीं। नीली आंखों से निकलते आंसू लरसते लबों से निकले अल्फाज। इसने हानम को बेसाख्ता अपने हिसार में लिया था। हानम ने इसकी शर्ट को जोर से अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों में दबोच लिया था। वो यकीनन अपने जज्बात से बेखबर होते हुए भी इसकी जुदाई का खौफ दिल में लिए हुए थी। आंसुओं में रवानगी आई तो अक्सम ने बेबसी से लब भींच लिए।
वो इसे झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता था। हानम बस करो यार, कितना रोओगी तुम? अक्सर इसके चेहरे पर चमकते मोतियों की सूरत में बहने वाले अश्कों को अपनी उंगलियों के पोरों पर चुनकर इसे मौतबर कर रहा था। खान, अगर मैं अल्लाह के पास चली गई तो? हानम फजूल बकवास नहीं करो वरना एक लगाऊंगा। अक्सम को इसके अल्फाज तकलीफ दे गए थे। इसको घूरते हुए वो दोबारा से पैकिंग में मसरूफ हो गया। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? तुम्हारे बेबी हैं तुम्हारे पास। थोड़ी देर पहले वाली सख्ती अब नरमी के लबादा उड़ चुकी थी। खान, मैं। हानम के अल्फाज अभी लबों पर थे जब अक्सम ने पलट के इसके लबों पर अपना दायां हाथ रखकर इसे खामोश करवाया। तुम अक्सम खान की जान हो, तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। हर रोज कॉल करूंगा क्योंकि तुम्हारी आवाज सुने बगैर और तुम्हें देखे बगैर अब खान की सांसें रुक जाती हैं। तुम्हें इस दिल में कैद करके ले जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं इस कैद से रिहाई तुम भी नहीं पाना चाहोगी। बुरी आंखों की चमक और खुमार आलूदा लहजे हानम को लरजने पर मजबूर कर गया था। चेहरे पर पड़ती सांसों की तपिश पर हानम को अपने रुखसार तपते हुए महसूस हुए थे। हया ऐसी काली बाई कि पलकों ने उठने से इनकार कर दिया था। वो लफ्जों को समझने से फिलहाल कासिर थी, लेकिन मुकाबिल का आंच देता लहजा और कुर्बत इसकी फितरी जिसको उजागर कर रही थी। अक्सम ने चंद सानिये तक इस मंजर को नजरों में कैद किया था। फिर वो नहीं जानता कि इसे क्या हुआ। वो सब भुलाए झुका था और इसके लरजते लबों पर अपने हाथ पर अपने तंजनिया लब आवर रखकर मुकाबिल की सांसें रोक गया था। हानम एक लम्हा जाया भी बगैर पीछे हटी थी, जबकि अक्सम इसके पीछे हटने पर जैसे अपने हवास में वापिस आया था। खामोशी ने बसेरा किया तो मजबूरन अक्सम को ही से खत्म करना पड़ा। अपना ख्याल रखना और आज जो कुछ हुआ इसका जिक्र किसी से नहीं करना। मैं रोजाना कॉल करूंगा। अब फ्लाइट का वक्त हो रहा है, मुझे जाना है। अक्सम नजरें चुराते हुए बोला और बैग की तरफ बढ़ा था जब हानम ने इसका हाथ पकड़ लिया। आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लें। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी अगर आप मुझे छोड़कर गए तो। इसकी धमकी पर वो मुस्कुराया था। तुम एक दिन भी मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकती। अक्सर ने इसकी धमकी को गोया नाक से मक्खी की तरह उड़ाया था, जबकि हानम लब भींचकर एक अलविदाई नजर इस पर डालकर कमरे से चली गई थी। अक्सर ने मुस्कुराकर इसकी पुश्त को देखा था। इसे यकीन था हानम की ये धमकी सिर्फ बातों तक ही होगी, लेकिन बहुत जल्द वक्त इसकी तमाम सोचों को गलत साबित करने वाला था। लफ्जों की जुदाई से 3 लफ्जों की मौत अच्छी। मोहब्बत वक्त मांगती है ताकि वो बतलाए कि वो कितनी सच्ची है। खान, एक चीखनुमा आवाज के साथ वो आज फिर जाग गई थी। बेड पर लेटी रशीदा बीबी इसके साथ चीख पर उठ गई थी, जबकि मामा सोया हुआ था। पसीने में शराबू होते हुए वो अपने नफ्स को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। रशीदा बी ने जल्दी से उठकर कमरे की लाइट ऑन की थी। पिछले 1 हफ्ते से इसका एक ही मामूल बन चुका था। साइड टेबल से पानी का गिलास भरते हुए वो हानम के पास बैठी थी। नीली आंखों में वहरानी लिए वो रशीदा बी को देखने लगी। रशीदा बी ने इसके लरजते लबों के साथ पानी का गिलास लगाया तो इसने 2 घूंट भरे और बाएं हाथ से गिलास को पीछे कर दिया। रशीदा बी ने गिलास को दोबारा साइड टेबल पर रखा था और नम हानम को देखने लगी, जो आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए घुटनों को समेटकर इनमें सर्दी अपने जब्त के तमाम हदूदों को तोड़ गई थी। 1 हफ्ता हो गया था अक्सम को कनाडा गए हुए और इस 1 हफ्ते में वो सरता पैर बदल चुकी थी। जिनकी बातों पर सब घर वाले मुस्कुराते थे वो अब खामोश हो चुकी थी। मुस्कुराहट ने गोया इसके लबों से ताल्लुक तोड़ दिया था। रशीदा बी ने आगे बढ़कर इसे अपनी आगोश में लिया था। हानम बेटा बस करो ना, इस तरह करने से बड़े खान वापस तो नहीं आ जाएंगे ना, और खुद को तकलीफ देकर तुम क्यों सब घर वालों को दुख दे रही हो। रशीदा बी ने इसके बालों को दाएं हाथ से सहलाते हुए नरमी से समझाया। चच्ची, वो मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? इन्हें मालूम था कि हानम नहीं रह सकती इनके बगैर। इनके लिए वो जानबूझकर मुझे छोड़ गए। हिचकियों में बमुश्किल लफ्जों को लबों से आजाद करते हुए वो रिश्ता की आंखें भी नम कर गई थी। हानम, बड़े खान ने कहा तो है वो जल्दी आ जाएंगे। मैं इनसे नाराज हूँ चच्ची, वो अपनी बीवी को छोड़कर चले गए। कौन जाता है ऐसे छोड़कर? हानम अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली तो रशीदा बी के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई, जिसे वो बर वक्त छुपाते हुए हानम से गोया हुई थी। क्या वो तुम्हारे लिए इतने अहम हैं जिसकी वजह से तुम सब घर वालों को नजरअंदाज कर रही हो? छोटे खान, बड़ी बेगम, खान साहब इतने परेशान हैं तुम्हारी वजह से। इनका ही सोच लो बेटा और बस कर दो। वैसे भी इतनी मुश्किलों से तुम्हारा बुखार उतरा है, अब फिर से बीमार ना हो जाना।
रशीदा भी ने हानम की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, तो हानम खामोशी से इन्हें देखने लगी। मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता चाची। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी गर्दन दबा रहा हो। मेरा सांस रुक जाता है जब मैं इस कमरे से बाहर निकलती हूँ। मासूमियत से बोलते हुए रशीदा भी को हैरानगी से दो चार कर गई थी। इस उम्र में वो इस हद तक अक्सम की दीवानी हो चुकी थी कि सांस लेने भी दुश्वारी हो रही थी इसे। रशीदा भी को बेसाख्ता अक्सम की किस्मत पर रश्क आया था। अच्छा ये बताओ, आज बड़े खान से बात क्यों नहीं की तुमने? एक हफ्ते से वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तो फिर बात क्यों नहीं करी तुम इनसे? रशीदा भी ने अपने जहन में उभरते सवालों को लबों से आजाद किया था। जब वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं तो मैं भी इनसे बात नहीं करूंगी। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी इनकी बात नहीं मानूंगी। मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी। हानम के लहजे में सख्ती ने रशीदा भी को ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। हानम बेटा, मुझे नींद आ रही है चाची, और आप भी सो जाएं। हानम रशीदा भी को दरमियान में ही टोक कर लेट गई थी। इस वक्त वो एक बच्ची नहीं बल्कि एक समझदार लड़की लग रही थी जो अपने इरादों में पुख्तगी जाहिर कर चुकी थी। रशीदा भी ने गहरी सांस फिजा में खारिज की और मुस्कुराकर हानम की पुश्त को देखा। इनका ख्याल था कि हानम ज्यादा से ज्यादा दिन अपनी बात पर कायम नहीं रह सकेगी, लेकिन इनकी ये सोच सिर्फ इनकी खामख्याल ही साबित होने वाली थी। हॉस्टल के टेरेस पर वो खड़ा दूर चांद को देख रहा था जो अपनी आबोताब से इसे अपनी तरफ मतवज्जो किए हुए था। ठंडी हवाओं में इसका जिस्म सुन्न हो चुका था। लबों पर मुस्कुराहट गायब थी। एक अजीब बेचैनी के जुमरे में खड़ा वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। बहुत सारी सोचों ने इसका गिर्द घेरा तंग किया हुआ था। वो इसे सोचना नहीं चाहता था पर सोचने पर मजबूर था क्योंकि वो दिल में बस चुकी थी। रूह पर लगने वाले जख्मों को अपनी मासूमियत से पैबंद लगा चुकी थी। अक्सम यार, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से नीचे ढूंढ रहा हूँ। उसामा की खफकी भरी आवाज पर वो पलटकर मुस्कुराया था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट अजनबी लगी थी उसामा को। इसके चेहरे पर उसामा जानता था ये मुस्कुराहट सिर्फ एक शख्स ही अनायत करदा है जो अक्सम खान की दुनिया है। बात हुई भाभी से? उसामा ने बिना तमहीद के इसके चेहरे की तरफ देखकर नरमी से पूछा। जवाब में अक्सम रुख मोड़ गया था। वो शायद नहीं, यकीनन रोने वाला हो चुका था। आंखों में चमकती नमी देखकर उसामा ने हैरानगी से इसे देखा। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती उसामा? अक्सर के लहजे में नमी उसामा को हैरान कर गई थी। सिर्फ एक हफ्ता ही तो हुआ था इसे यहाँ आए हुए। परेशान नहीं हो अक्सम, वो कर लेगी बात। वैसे भी इनकी नाराजगी ज्यादा देर नहीं रहेगी। वो दिन भर की सारी रवादा और मुझे रात को सुनाती थी। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता था जब वो मुझसे इतना नाराज हुई हो। वो कभी ऐसा नहीं करती थी यार। इस दफा वो बीवियों वाला नाराज हो गई है। आखिरी बात पर इसके लब मुस्कुराए थे, लेकिन दिल का दर्द बढ़ चुका था। भूरी आंखों में चमकते आंसू अब गालों की जीनत बने थे। वो इश्क के अलग मुकाम पर था, इस मुकाम पर जहां मुकाबिल की जरा सी बेतनई से बेमौत मार रही थी। यार अक्सम, सब ठीक हो जाएगा, खुदा पर यकीन रखो। उसामा ने अपने दायां हाथ इसके कंधे पर रखा था। वो चमकती आंखों से उसामा को देखने हाथ को देखने लगा। इसी यकीन पर तो सांसें ले रहा हूं। वो बोलकर रुख मोड़ गया था जबकि उसामा लाजवाब हो चुका था। अक्सम आगे आया। वो तसल्ली के अल्फाज क्या ढूंढता क्योंकि वो तो खुद बेबसी की इंतहा पर था। यकीन कामिल कर तो सही। इश्क तासीर रखेगा। वो लफ्ज जुदाई बोलेगा जब तो दिल पर हाथ रखेगा। ढूंढना जमाने में इस जैसा सानी कोई, फकत वही दुश्मने जान तेरे इश्क की नगरी में वफाओं को साथ रखेगा। जख्मों को इस कदर तो उधेड़ कि वो जाते हुए भी मरहम साथ रखेगा। वक्त कभी किसी के लिए ना रुका है और ना रुकेगा। इसकी यही आदत सबसे अच्छी होती है कि लोग अपने दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। 10 साल का अरसा गुजर चुका था। इस 10 सालों में वो बहुत बदल चुका था। हानम की अक्सम से बात ना करने की जिद वैसे ही कायम दायम थी। हानम शुरू शुरू में 1-2 महीने काफी रोई थी, लेकिन फिर घर वालों और मामा के लिए वो बदल गई थी। अब इसे रात की तन्हाई अच्छी लगती थी। वो अंधेरे में अपने आंसुओं को सबसे छुपा लेती थी। इसकी अदम तवज्जो की वजह से डॉक्टर तो नहीं, अलबत्ता बॉटनी में मास्टर कर चुकी थी। इसकी जिंदगी अब सिर्फ मामा के गिर्द घूमती थी। पहले पहल सबने इसे अक्सम से बात करने पर समझाया, लेकिन इसकी ना को हाँ में कोई नहीं बदल पाया। ज़ाहिरी तौर पर भी वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। इत्तेसाम से इसके नोकझोंक जारी रहती। अक्सा की एक साथ
साल और एक 3 साल की बेटी थी। वो खान हवेली में 15 दिन बाद आती थी और 2 दिन रुक कर जाती थी। असमामा इससे ज्यादा हानम के पास होता था। वो जानता था कि इसकी सगी माँ अक्सा है, लेकिन हानम से मोहब्बत इसकी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इर्तिसाम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेकर अब अपने बाप की जमीनों को देखता था और साथ ही शहर में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर चुका था। आज रात के खाने के बाद सब घर वाले सो चुके थे। जब इर्तिसाम सिग्नल इशू की वजह से एक कॉल सुनने छत पर आया तो सामने मुंडेर के साथ खड़ी हानम को देखकर ठटक गया। हानम की इर्तिसाम की तरफ पुश थी। वो इर्तिसाम की मौजूदगी को महसूस ना कर सकी। शायद वो अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव में खोकर जैसे खुद से ही बेगाना हो चुकी थी। इर्तिसाम ने गहरी सांस फिजा में हिस्सा बनाते हुए इसकी तरफ पेशकदमी की थी। भाभी, इत्तेसाम ने नरमी से हानम से 4 कदम के फासले पर रुककर इसे पुकारा। हानम, जो यकीनन रो रही थी, जल्दी से अपनी आंखों को साफ करते हुए पलटकर मुस्कुराई थी। वो सीख चुकी थी अपने दर्द को हंसी में छुपाने वाली आदत को, लेकिन इत्तेसाम से वो शायद चाहकर भी कुछ छुपा नहीं पाती थी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हानम ने मुस्कुराकर इत्तेसाम से पूछा तो इत्तेसाम ने अपनी आंखों को छोटा करके इसे घूरा था। आप रो क्यों रही थी, मुझे ये बताएं। इत्तेसाम ने बिना तमीज से इसे पूछा था। मैं कब रो रही थी सामी? तुम्हें गलत फहमी हुई है। हानम अपनी नजरों का जाविया बदल चुकी थी क्योंकि इनमें वाज़ेह तहरीर करदा दुख मुकाबिल से पोशीदा नहीं था। भाभी, कल से रमजान शुरू हो रहा है और आप उनसे झूठ बोल रही हैं। इस महीने में तो कम से कम इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सामी, तुम जानते हो मैं पिछले 7 सालों से हर रमजान में दुआ करती थी कि खान वापिस आ जाए, लेकिन पिछले 3 सालों से ये दुआ करना छोड़ चुकी हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ पढ़ाई को बहाना बनाकर वो मुझसे अपनी जान छुड़वा कर गए हैं। जिंदगी को समझना आसान नहीं है छोटे खान। ये आपको ऐसे घुमाती है कि किस्मत हैरानगी से दूर खड़ी होकर अपना तमाशा देखती है। वो मजबूत लहजे में बोलकर वहां से जाने लगी जब इर्तिसाम ने इसे रोक लिया। भाभी नहीं, भाभी नहीं किया करे ना ऐसा। अगर आप रोती हैं तो मुझे तकलीफ होती है, फिर मैं आपके लाडले को मजीद तंग करने लगता हूँ। इत्तेसाम की बात पर हानम ने इसे घूरा। खबरदार, अगर मेरे बेटे को जरा सा भी तंग किया तो मैं तुम्हारी पिटाई सरेआम भी कर सकती हूँ, याद रखना। पिटाई से याद आया, ढीठ इंसान, कल शाम को कहाँ गए थे तुम, मुझे बताए बगैर? कहीं इसी लड़की से मिलने तो नहीं गए थे जो आप जन आपको पसंद आ गई है? हानम शायद की से बात बदल चुकी थी। अब कमर पर हाथ टिकाए दाएं आबरू उछाकर से घूरने की कोशिश कर रही थी, जो सर खुजाते हुए मुस्कुराहट के लबों में दबा गया। भाभी, आहिस्ता बोलो, बच्चे को मरवाओगी क्या? इर्तिसाम इसका मूड ठीक करने के लिए बोला। 1 साल पहले इर्तिसाम ने इसे बताया था कि इसे गांव की एक लड़की पसंद आ गई है, जिसे एक दिन वो मौजूदाती तौर पर अपनी जमीनों पर देख चुका था। पहली निगाह में ही वो दिल को हार चुका था। हानम ने मुस्कुराकर इसके दाएं गाल पर हल्का सा थप्पड़ सीध किया। ये बच्चा बड़ा हो चुका है, यहाँ तक कि गधे भी इसके सामने अब छोटे लगते हैं। हानम की बात पर इर्तिसाम ने मसनूई खफगी से इसे देखा था। भाभी, अब आपके लाडले को मुझसे बचा ले कोई। इत्तेसाम ने इसे धमकी दी, जिसे हानम मुस्कुराकर सुनते हुए इससे गोया हुई थी। तुम्हारी हड्डियों का सुरमा पीसकर तुम्हारी ही आंखों में डाल दूंगी अगर मेरे बच्चे के साथ कोई उल्टी सीधी शरारत करने का सोचा भी तो। इसका लहजे में इस मामा के लिए ममता और मोहब्बत थी। इत्तेसाम ने मसनूई नाराजगी जताते हुए इससे रुख मोड़ लिया था। हाँ, मैं तो अंडे बेचने वाला हूं ना, जैसे मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। और इस 10 साल के पटाखे के लिए आपके पास मोहब्बत का दरिया है, लेकिन मेरे लिए तो इस दरिया का एक कतरा भी नहीं है। बच्चों की तरह मुंह बिसोरते हुए वो हानम को हंसने पर मजबूर कर गया था। वो कहका लगाते हुए आंखों से उभरती चमक को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जो इंसान खुद खाली दामन हो, इसके साय से भी दूर रहो, क्योंकि इसके पास मोहब्बत तो दूर की बात, शायद कोई एहसास ही नहीं होता। हानम की बात पर इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी और एकदम संजीदगी ने अपनी जगह बना ली थी। इत्तेसाम खान की बहन है आप, इस तरह मायूसी भरी बातें मत किया करें। मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, वरना मैं सीरियस वाला नाराज हो जाऊंगा। अच्छा, मेरे भाई नहीं करती ऐसी बातें। खैर, रात हो गई है, सुबह मुझे सहरी के लिए भी उठना है, इसलिए जा रही हूँ सोने। शब बखैर। हानम इसके बाल बखेर कर नीचे की तरफ चली गई थी, जबकि इत्तेसाम दूर खला में अपनी सोचों में गर्क हो गया था।
इस दौरान इसके लबों पर एक मुस्कुराहट थी। वो आने वाले वक्त का सोचकर पुरसुकून हो चुका था। वो मुझसे मोहब्बत बेमिसाल करते हैं। वल्लाह, ये गुमान भी कमाल करते हैं। या अल्लाह, रोजा कब खुलेगा? हानम ने असर की नमाज पढ़कर हॉल में आते हुए बुलंद आवाज में आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगी और फिर पेट पकड़कर सोफे पर ही बैठ गई थी। अक्सम जो नमाज पढ़कर हॉल में दाखिल हुआ तो हानम की दुआ सुनकर मुस्कुरा दिया। हानम, क्या हुआ, भूख लगी है? अक्सम के सामने दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोला तो हानम ने मासूमियत से निचला लब बाहर निकाला और मध्यम आवाज में बोली, खान, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह आपकी वजह से मैंने सिर्फ 2 रोटियां खाई थी। आपने मुझसे तीसरी रोटी नहीं खाने दी और अजान हो गई। हानम के इल्जाम पर अक्सम ने हैरानगी से इसे देखा। मैंने कब कहा तुम ना खाओ? खान, आपने कहा था अगर मैंने तीसरी रोटी खाई तो मैं मोटी हो जाऊंगी और फिर मुझे स्कूल में सब चिढ़ाएंगे। हानम ने अपनी आंखों को छोटा करके इसे घूरा था। हाँ, तो मुझे क्या मालूम था तुम्हें भूख लग जाएगी। खान, अम्मा जान कहती हैं झूठ बोलने से रोजा टूट जाता है और अब आप झूठ बोल रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि आपको मालूम था मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। हानम रो देने को थी जबकि अक्सम ने इसे घूरा। मुझे इल्हाम नहीं होता था कि तुम्हें भूख लगी है, और वैसे भी मैं सिर्फ मजाक में कहा था। मोटी हो जाओगी, हालांकि जितना तुम खाती हो मुझे लगता है तुम 2 माह में ही हाथी बन जाओगी, लेकिन तुम तो माचिस की तीली ही रही। खान, आपने मुझे हाथी कहा? हानम अपनी समझ के मुताबिक इसे घूर कर बोली थी। अक्सम ने गड़बड़ाकर इसे देखा था। रमजान की वजह से झूठ भी नहीं बोल सकता था, और सच बोलता तो अम्मा जान और अब्बा जान से डांट पड़ जानी थी। देखो हानम, वो तो मैंने एक मिसाल दी थी। खान, आपने मुझे हाथी कहा है और अब आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ अम्मा जान को। हानम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और वहां से युसरा बेगम के कमरे की तरफ जाने लगी। जब अक्सम ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा तो वह लड़खड़ाते हुए अक्सम से टकराई थी। दोनों हाथ इसके सीने पर रखे वो अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने की बमुश्किल कोशिश कर रही थी। अक्सम की गुर्बत पर पिछले कुछ दिनों से इसके साथ यही हो रहा था। चेहरे की तपिश पर वो चाहते हुए भी अपनी सांसों को हमवार नहीं रख सकती थी। अक्सम ने महबत होकर यह मंजर देखा था। वो बेखुद नहीं होना चाहता था, लेकिन मुकाबिल अपनी नीली आंखों पर मौजूद पलकों की झालर को सराते हुए देखकर वो बेखुद होने पर मजबूर हो रहा था। बाएं हाथ की उंगलियों को पोरों से इसने नम हानम के गाल को छुआ था। हानम के सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी। वो बेसाख्ता बोली थी, खान, मुझे छोड़ दें। हानम की आवाज की लर्जिश पर वो अपने हवास में लौटा था। बेसाख्ता इसने हानम को छोड़ा था जो लड़खड़ाते हुए सोफे पर गिरी थी। आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे। आई एम सॉरी हानम, अक्सम शर्मिंदगी से बोलकर बिना इसकी तरफ देखे वहां से बाहर की जानिब चला गया था। खान, एक चीखनुमा आवाज ने वो अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभालते हुए उठी। पसीने से शराबू वो अंधेरे में इस जालिम हरजाई के अक्स को तलाश करने लगी जो 10 साल पहले से छोड़ जा चुका था। हानम ने उठकर कमरे की लाइट ऑन की और घड़ी पर वक्त देखा तो जो 3 बजा रही थी। 10 साल से वो इसकी यादों के सहारे जिंदगी गुजार रही थी। खान, काश आप मुझे जिंदा दरगोर कर देते, लेकिन यूं तन्हा छोड़ कर ना जाते। वक्त ने मुझे आपके बगैर जीना सिखा दिया है। खुदारा, आप तब आइएगा जब मेरी आखिरी सांसें चल रही हों। हानम इसके तस्वर से मुखातिब होकर वॉशरूम की तरफ चले गई और फिर वजू करके इसने तहज्जुद की नमाज अदा की और कमरे से बाहर चले गई, जहां से इसने रशीदा बी के साथ मिलकर सहरी की तैयारी करनी थी। डॉक्टर, रूम नंबर 313 वाले पेशेंट की हालत काफी सीरियस है। इनका हार्ट रिस्पॉन्स बहुत कम कर रहा है। आप प्लीज जल्दी चलें। सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस एक नर्स ने हामते हुए बिना नॉक किए इनके कैबिन में दाखिल होते हुए कहा था। डॉक्टर, जो अपने कैबिन में बैठा कोई केस फाइल रीड कर रहा था, नर्स की बात पर इसे देखने लगा। पेशानी पर 3 लकीरें बर वक्त नमूदार हुई थी। बुरी आंखों में गुस्से की रकम उभरी तो नर्स को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। आपको यकीनन यहाँ मैनर्स सीखने की जरूरत है मिस नैना। सर्द अंदाज में बोलते हुए वो अपनी जगह से उठा और बिना इसकी तरफ देखे रूम नंबर 313 की तरफ बढ़ गया। नर्स भी इसकी तकलीद में करते हुए रूम में दाखिल हुई थी, जहाँ पेशेंट बड़े मजे से जूस पीने में मसरूफ था। नर्स ने शॉक नजरों से पेशेंट को देखा था, जो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से डॉक्टर को देख रहा था। रूम नंबर 216 में जो पेशेंट है, मुझे इनकी फाइल चाहिए मिस नैना। डॉक्टर की आवाज पर वो जैसे होश में वापस आई, तकरीबन भागने वाले अंदाज में वहां से गई थी।
इस तरह के मजाक पर आपको यहाँ जेल भी हो सकती है मिस्टर उसामा। डॉक्टर ने घूर कर देखा तो उसामा का कहका निकल गया। चलो कोई नहीं, दोनों साथ साथ जाएंगे, क्योंकि मरीज अपने डॉक्टर के बगैर तो कहीं नहीं जाएगा। जस्ट शट अप। मजाक है तुम्हारे लिए किसी के एहसास से खेलना। मुकाबिल की धारनुमा आवाज पर भी वो संजीदगी लहजे में समो नहीं सका था। ओए बस कर, तेरा पठानों वाला खून उबल रहा है, लग गई समझ मुझे। वैसे अगर मैं मर जाता तो यकीनन तेरी जान छूट जाती। तुम यकीनन चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्दन अपने हाथों से दबाऊं? जरूर, फिर कल के अखबार में आएगा, अकसम खान द ग्रेट हार्ट स्पेशलिस्ट अपने एक मरीज को गर्दन दबोचकर जान से मार दिया। उसामा हंसते हुए जैसे इसके फ्यूचर का नक्शा खींच गया था। अकसम के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट आई थी और गर्दन को नफी में हिलाते हुए इसने आगे बढ़कर उसामा के कंधे पर हल्की सी चपत लगाई थी। तू सुधर जाए, ये हो ही नहीं सकता। सुधर के क्या करना है यार, जिंदगी का क्या भरोसा कब खत्म हो जाए। अब 5 साल पहले जो हुआ इसका खमियाजा मैंने कम, तुमने ज्यादा भुगता है। मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुमने इतनी मुसीबतों को फेस किया। उसामा नम आंखों से मुस्कुराया था। अकसम ने इसे घूरा था। दुनिया में तो वाहिद कमीना इंसान है जो अकसम खान की जान है। आह, मतलब भाभी से अभी तक सुलह नहीं हुई? उसामा ने इसके चेहरे की तरफ देखा जहां अब कोई तासुर नहीं था। वो जान नहीं है खान की, वो सांसें और रूह है अकसम खान की। दूर रहा हूं इससे, लेकिन मुझे उम्मीद है वो मुझे समझ जाएगी। अकसम ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। पाकिस्तान कब जा रहे हैं हम? उसामा इसके चेहरे की संजीदगी देखकर बात बदल गया था। 1 हफ्ता हुआ है तुझे होश में आए और तू पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है। 1 महीने से पहले तो कहीं सफर नहीं कर सकता, समझा? या लगाऊं कान के नीचे एक? अकसम ने इसे घूरा था। सेब कैसी है? उसामा ने काफी देर खामोशी के बाद एक सवाल पूछा था। वो बिल्कुल ठीक है, घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। इनफैक्ट इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अकसम की मुस्कुराहट पर उसामा ने इसे नासमझी से देखा था। तुम्हारे एक्सीडेंट के 10 दिन बाद जब तुम कोमा में जा चुका था तब मुझे मालूम हुआ था तुम बाप बनने वाला है। बस इसी वक्त से जैनब को अपनी बहन बना लिया। हालांकि तुम जानते हो यूनिवर्सिटी में हमारी बिल्कुल नहीं लगती थी और अल्लाह ने तुम्हें एक बेटे से नवाजा है जिसका नाम इसने मूसा रखा है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, बहुत शरारती है। तुझसे मिलने भी आता था जब तो दुनिया से बेगाना हो गया था। तुझे वो डैड बोलता है और मुझे पापा। हालांकि सिर्फ ने काफी दफा कहा कि मामू बोला करो, लेकिन ढीठपन में वो तुमसे 4 नहीं 8 कदम आगे हैं। अकसम के तफसीली जवाब पर उसामा के गाल आंसुओं से भीग गए थे। वो खुश था, बहुत खुश, लेकिन इसकी खुशी की इंतहा इसके आंसुओं पर खत्म हो रही थी। मुझ पर खुदा इस कदर मेहरबान हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। उसामा की आवाज में लर्जिश थी। अकसम ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा था। जब तुझे होश आया था मैं तभी बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी कंडीशन ऐसी थी, कोई भी शौक तुम्हें वापस कोमा में ले जा सकता था। इसीलिए आज बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे डॉक्टर से बात हो चुकी है मेरी। 2 दिन में तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और ये जो तुमने अभी नर्स को मेरा पता देकर भेजा था, मुझे गुस्सा बहुत आया और इसकी सजा में तुम्हें घर जाकर दूंगा। और आखिरी बात, खुदा पर इस कदर अपना यकीन पुख्ता कर लो उसामा कि जो दूसरों की नज़र में नामुमकिन हो वो तुम मुमकिन कर दो, लेकिन इस जात के सामने आजिज़ी और इनकिसारी दिखाना कभी ना छोड़ना। अकसम की बात पर इसने अपना सर इस बात में हिलाया था। अकसम ने मुस्कुराकर इसे देखा और नरमी से बोला, मुझे एक पेशेंट को देखना है, मैं अभी आता हूँ। और प्लीज अब ये ओछी हरकत मत करना, वरना तुम्हारे दिल की धड़कन को सच में रोक दूंगा। अकसम ने इसे मसनूई धमकाते हुए बाहर चला गया था, जबकि उसामा माजी के और आग को पलटना शुरू हो चुका था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।